हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको मैम। हमारी CHO की क्लासेस कंटिन्यूस चल रही हैं और उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं आज फिर आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूट्रिशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस। प्रेगनेंसी और लैक्टेशंस के दौरान कौन कौन से न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ेगी, कितनी कितनी मात्रा में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो सारे हम इससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे मैं आपको अपने इस वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलें। ये हमारा 8 नंबर का वीडियो है। इससे पहले मैं 7 अपने वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ रिलेटेड टू योर सिलेबस। हमने अब तक 7 जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर चुके हैं हम अपने इस चैनल पर। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके अपकमिंग जो एग्ज़ाम आने वाला है राजस्थान CHO का, उसमें और उसमें से आपको एक अनेक क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि वाकई ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने उनमें सारे ही जो टॉपिक लिए हैं उससे रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं वो सारे कराने की कोशिश करिए। तो आप एक बार चैनल पर जाकर के वो वीडियोस ज़रूर देखें और वीडियो कैसे लगे हैं आपको ये भी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, द टोटल वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान टोटल वेट कितना गेन होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 8 से 10 kg, बी ऑप्शन है 9 से 12 kg, सी ऑप्शन है 10 से 14 kg या फिर डी ऑप्शन है 11 से लेकर के 16 किलोग्राम तक वेट बढ़ता है एक प्रेग्नेंट लेडी का। उसका जो प्रेगनेंसी के दौरान टोटल जो 9 मंथ्स हैं उसमें उसका जो टोटल वेट गेन होता है, कितना उसका वजन बढ़ता है वो आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं इस वीडियो में, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 9 से 12 किलो तक उस लेडी का क्या होता है, वजन बढ़ता है। अब किस तरह से बढ़ता है वो भी आप लोग समझ लीजिए इस चीज को कि जो 1 kg है वो क्या बढ़ता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बढ़ता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 kg ही क्यों बढ़ता है, क्योंकि इस टाइम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको नोजिया वॉमिटिंग होता है, इस वजह से उसका वेट क्या होता है, ज्यादा गेन नहीं होता है। लेकिन जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, हर ट्राइमेस्टर में 5-5 किलो उसका वेट बढ़ता है। तो इस तरह से जो एवरेज इसका वेट है वो कितना बढ़ता है, 9 से 12 किलो तक वेट बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज गिवन अप टू। एक्सक्लूसिव मतलब बिल्कुल जब बेबी बर्थ करता है उससे और आपको क्या करना है, बच्चे को कुछ भी नहीं देना है मदर के मिल्क के अलावा, उसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो एक्सक्लूसिव जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो कब तक दी जाती है, 3 मंथ तक दी जाती है, 6 मंथ तक दी जाती है या 10 मंथ तक दी जाती है, या डी ऑप्शन है 12 मंथ तक दी जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा, 3 मंथ्स है या 6 मंथ है या 10 मंथ है या फिर 12 मंथ है। इसमें से आपको बताना है राइट आंसर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव का मतलब आप समझ गए होंगे क्या होता है कि ऐसी ब्रेस्ट फीडिंग जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा बच्चे को और कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो ऐसी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलती है। कब तक दी जाती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 6 महीने तक क्या दी जाती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट, ध्यान में रखना इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ इन्फेंट कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब मदर के दूध के साथ साथ बच्चे को और भी फीड करवाना है और भी कुछ उसको खाने के लिए देना है। तो ऐसी जो फीडिंग करवाते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग। तो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए इसको, 6 मंथ पर, 9 मंथ,
10 मंथ या फिर 12 मंथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 मंथ के बाद में क्या करवा देनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवा देनी चाहिए बच्चे के लिए। 6 मंथ तक क्या होता है, एक तरह तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है, 6 मंथ के बाद में क्या करते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करवाते हैं इन्फेंट के लिए। क्वेश्चन है रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज, प्रेगनेंसी के दौरान कितनी प्रोटीन की उसको जरूरत पड़ती है एक प्रेग्नेंट लेडी को, 60 ग्राम पड़ती है या 14 ग्राम पड़ती है या 32 ग्राम पड़ती है या डी ऑप्शन है 75 ग्राम पड़ती है। ये फैक्चुअल क्वेश्चंस है, तो आपको इनको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिपीट करना है इनको, तब आपको ये क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 75 ग्राम प्रोटीन की डेली रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब देख लीजिए एडिशनल जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अप टू 20 ग्राम पर डे के हिसाब से पड़ती है। जो नॉर्मली होता है उसमें क्या होता है 1 ग्राम पर डे के हिसाब से बढ़ता है, जितना बॉडी वेट होता है किसी पर्सन का उसके अकॉर्डिंग उसको 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 60 किलो का है तो उसको कितने ग्राम की जरूरत पड़ेगी, उसको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर वो 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, ये हम सभी जानते हैं ये, ठीक है, फैक्चुअल बात है इस तरह की कि 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट की जरूरत पड़ती है डेली। लेकिन जो प्रेगनेंसी होती है उसमें क्या होती है एडिशनल 20 ग्राम और जरूरत पड़ती है। जैसे कोई लेडी है उसका वेट कितना है 60 ग्राम है, सॉरी 60 केजी का उसका वेट है, तो उसको जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी, 60 ग्राम तो होगी ही, लेकिन एक्स्ट्रा में उसको कितनी प्रोटीन की और जरूरत पड़ेगी, 20 और जरूरत पड़ेगी। तो उसका जो टोटल जो प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी में वो कितनी हो जाएगी, 80 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से उसको प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। जो यहाँ पर एवरेज निकाला गया है वो कितना है 75 ग्राम रिकमेंडेड प्रोटीन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैल्शियम्स मिलीग्राम पर डे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन को कितने कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है, कितनी जरूरत पड़ेगी प्रेग्नेंट लेडी को पर डे के हिसाब से कैल्शियम की, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने, ऑप्शन ए है 11 ग्राम पड़ेगी, या बी ऑप्शन है 1000 है, या डी ऑप्शन 1200 है, या डी ऑप्शन है 1300 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट या जरूरत होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको भी स्टार लगा लेना चाहे तो आप। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से उसको जरूरत होगी, प्रेग्नेंट वुमेन को 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नेक्स्ट है विच डेफिशिएंसी इज एसोसिएट विद चिलोसिस, ठीक है, चिलोसिस किसकी कमी की वजह से होता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है विटामिन के की कमी की वजह से होता है, विटामिन बी की सी की कमी की वजह से होता है, या विटामिन बी की कमी से, या विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। चिलोसिस क्या होता है, ये एक तरीके से इसमें स्किन प्रॉब्लम होती है, जो अपने होट्स वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, एक तरीके से एंगुलर जो कोने होते हैं उसमें क्या होता है कट लग जाता है, इस तरह की जो डिजीज होती है वो क्या कहलाती है, चिलोसिस कहलाती है। तो चिलोसिस कौन से विटामिन की कमी की वजह से होती है ये आपको बताना है, जिसको बेरी रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विटामिन बी की कमी की वजह से क्या होता है, चिलोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैलोरीज आर रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर है जिसको कितनी कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, 250 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से, 3000 की जरूरत पड़ेगी, या फिर 2000, या फिर डी ऑप्शन है 1500 पर केजी बॉडी वेट के सॉरी किलो कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2500 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उसको जरूरत पड़ेगी एक ब्रेस्ट फीडिंग मदर को, जो ऐसी मदर जो क्या करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, उसको जरूरत पड़ेगी 2500 किलो कैलोरी की। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट्स इज ऑफन गिवन टू इन्फेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम में ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट दिया जाता है बच्चे को, ये बताना है आपको। न्यूट्रिएंट्स आपको पता ही, मैंने बता दी कौन कौन से होते हैं, माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो बच्चे को बर्थ के टाइम पर दिया जाता है, तो प्रोटीन दिया जाता है, या विटामिन दिया जाता है, या आयरन दिया जाता है, या डी ऑप्शन है विटामिन के दिया जाता है। कौन सा इसमें से न्यूट्रिएंट्स है जो एट बर्थ दिया जाता है। क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, एग्जाम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक तरीके से।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विटामिन के का क्या लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं क्लोटिंग को रोकने के लिए, पहले भी मैंने आपको बता दिया है। ब्लड क्लॉट को रोकने के लिए क्या करते हैं, उसमें विटामिन के का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो विटामिन क्या है, एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स है, तो कब दिया जाता है, एट बर्थ दिया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम अ डे डू न्यू बॉर्न जर्नली नीड टू फीड, मतलब एक दिन में बच्चे को कितनी बार फीड करवाना चाहिए, क्वेश्चन कह रहा है ये। ऑप्शन है 5 to 6 टाइम, बी ऑप्शन है 3 to 4 टाइम्स, या फिर सी है 8 to 12 टाइम्स, या डी ऑप्शन है 9 to 10 टाइम्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। 8 से 12 टाइम एक न्यू बॉर्न को क्या करवाना चाहिए, फीड करवाना चाहिए। Which food are a good alternative for those who don't like drink milk? जो मिल्क नहीं पीते हैं उनके लिए कौन सा दूसरा फूड का क्या है, अल्टरनेट है या ऑप्शन कह सकते हैं हम, ठीक है। जो दूध का यूज नहीं कर सकते, जिनको दूध पसंद नहीं है, उनके लिए क्या ऑप्शन है भोजन का, कोई सा भी, मतलब क्या ले सकता है वो। तो एग, पीनट्स, बटर एंड ड्राई बीन्स ले सकते हैं, या फिर पास्ता, राइस एंड पोटैटोज, या फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन ब्रेड, या डी ऑप्शन है क्रीम, सूप, पुडिंग एंड लो फैट चीज। तो जो दूध पसंद नहीं करते हैं उनके लिए कौन से फूड को प्रेफर करना चाहिए, कौन सा फूड एक ऑप्शन के रूप में वो ले सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज राइट है। जो फ्रूट है, वेजिटेबल है, इसमें भी क्या होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो ये उसकी कमी को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं, जो दूध में होते हैं, ठीक है। दूध में कैल्शियम है, विटामिन डी है, ठीक है, और भी सारे विटामिन होते हैं। तो ये सारे विटामिन किससे पूरे हो जाएंगे, उसके फ्रूट्स लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, या फिर होल ग्रेन्स, ब्रेड वगैरह लेते हैं, तो उनसे वो कमी इसकी पूरी हो जाएगी। लेते हैं हम एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड पिरामिड क्या होता है, इसको समझना। आप इसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फूड पिरामिड के कौन से लेवल पर कौन सा फूड प्रोडक्ट या फूड आइटम आता है। तो जो फूड पिरामिड है उसके मेनली कितने लेवल होते हैं, 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ लेवल होते हैं। जो नीचे नीचे का जो लेवल होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट लेवल, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल आ जाता है, उसके बाद थर्ड लेवल, और उसके बाद क्या आता है, फोर्थ लेवल होता है। फर्स्ट लेवल पर क्या आते हैं, जितने भी ग्रेन्स होते हैं, अनाज होते हैं, जिनमें जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, ये समझ लीजिए आप, वो सारे कौन से लेवल पर आते हैं, जिनको अपन ज्यादा मात्रा में लेते हैं, वो किस में आते हैं, फूड पिरामिड के फर्स्ट लेवल पर आते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट जो लेवल होता है वो क्या होता है, जिनको हम कम मात्रा में लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा हम क्या लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, वो क्या आते हैं, सेकंड लेवल पर आते हैं। जितने भी अपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो कौन से लेवल पर आएंगे, सेकंड लेवल पर आएंगे। इसके बाद आ जाता है थर्ड लेवल। अब इसका जो लेवल है ना, पिरामिड क्या होता है, ऊपर से क्या होता है, थोड़ा सा इसका साइज छोटा होता है, और जैसे जैसे बेस पर जाते हैं उसको क्या होता है, बेस बढ़ता जाता है। तो जो बेस पे होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसको अपन ज्यादा मात्रा में लेते हैं। उसके बाद फिर उसकी अमाउंट थोड़ी कम हो जाती है कंपेरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, तो वो कौन से लेवल पर आ जाता है, वो आ जाता है आपका सेकंड लेवल पर। सेकंड लेवल पर फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं। थर्ड लेवल है वो और भी उससे कम हम मात्रा में लेते हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट होते हैं। जितने भी मिल्क प्रोडक्ट है या फिर मीट है, एग है, जिसमें प्रोटीन्स की मात्रा होती है, वो किस पर आ जाते हैं, थर्ड लेवल ऑफ पिरामिड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो होता है जिसको बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए, वो होते हैं फैट और ऑयल और साल्ट और शुगर, ठीक है। ये फूड पिरामिड के जो लास्ट जो लेवल होता है, फोर्थ लेवल, उस पर आते हैं, और जिसको क्या करना चाहिए, कम से कम यूज लेना चाहिए, इसलिए इसको फोर्थ लेवल पर लिया गया है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि फूड पिरामिड के फर्स्ट लेवल पर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा भी नहीं है तो ऐसा आ जाता है कि फूड लेवल के जो फोर्थ लेवल है उस पर कौन सा फूड प्रोडक्ट नहीं आता है, तो 4 उसके दे देंगे और 3 उसके दे देंगे और 3 दूसरे लेवल के दे देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड लेवल पर कौन कौन से फूड प्रोडक्ट आते हैं। आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से फूड पिरामिड अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेग्नेंट वुमन शुड फॉलो अ डाइट। कैसी डाइट को फॉलो करना चाहिए एक प्रेग्नेंट वुमेन को, कैसी। ऑप्शन ए है कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डेली प्रोडक्ट के ऊपर उसकी डाइट होनी चाहिए, या फिर दैट कंटेन नो फैट, या दैट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड, या डी ऑप्शन है दैट इंक्लूड ट्वाइस एज
मैनी कैलोरीज। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसका जो फूड है या उसकी जो डाइट है वो कैसी होनी चाहिए, उसको कैसा फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए आपको समझ में आ गया कि ऐसा लेना चाहिए उसको जिसमें क्या हो, डेली के प्रोडक्ट उसमें यूज हो रहे हो, वैसी लेनी चाहिए। या दैट कंटेन नो फूड, जिसमें मतलब फैट नहीं हो, ऐसी डाइट लेनी चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है दैट न्यूट्रिएंट्स कंसिस्ट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड, या फिर ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें क्या हो कि न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट वेराइटीज में उपलब्ध होने चाहिए। मतलब ऐसा फूड लेना चाहिए जिसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, जैसे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट्स भी हो, मिनरल्स भी हो, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, ऐसा फूड लेना चाहिए। या फिर दैट इंक्लूड ट्वाइस एज मेनी कैलोरीज, या फिर उसको डबल कैलोरी लेनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसको कैसी डाइट लेना चाहिए, ऐसी लेनी चाहिए जिसमें क्या हो, सारे ही न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज इज अ बॉडी एज लेक ऑफ इनएबिलिटी टू यूज। डायबिटिक जो पेशेंट होता है उसमें किसकी इनएबिलिटी होती है, किसको यूज करने की इनएबिलिटी होती है, वो बताना है आपको। ब्लड ग्लूकोज को, या फिर इंसुलिन को, या फिर विटामिन B12 को, या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को। तो इसका आपको पता ही है डायबिटीज में किसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इसमें क्या होता है, लैक और क्या हो जाता है, इनएबिलिटी टू यूज। इंसुलिन की क्या होता है, उसमें इनएबिलिटी हो जाता है, उसको यूज नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिसाइड प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड अगेंस्ट डिजीज व्हाट इज द अनदर एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग का दूसरा और क्या एडवांटेज है, आपके बच्चे को क्या करता है, ये जैसे मदर फीड करवाती है बच्चे को तो उसको डिजीज से प्रोटेक्शन तो देता ही है ब्रेस्ट फीडिंग, इसके अलावा और क्या ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है ब्रेस्ट मिल्क इज इजी टू डाइजेस्ट देन फॉर्मूला। जो फॉर्मुलेटेड जो फूड होता है जिसको अपन बनाते हैं तो उससे क्या होता है, आसानी से पच जाता है उसके कंपैरिजन में। ये बी ऑप्शन है ब्रेस्ट मिल्क डजंट नीड टू बी प्रिपेयर्ड, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ ये भी ठीक है। ब्रेस्ट मिल्क इज फ्री एंड रेडीली अवेलेबल, ये क्या होता है, फ्री होता है और क्या होता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। हाँ बिल्कुल। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबाउ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर, कैसे हेल्प करता है, हाउ डज ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द मदर। मदर को, एक बच्चे को तो ब्रेस्ट फीडिंग से फायदे होते ही हैं, बल्कि एक मदर है उसको भी क्या क्या फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से, ये बताना है आपको। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प टू गेट बैक नॉर्मल वेट, ब्रेस्ट फीडिंग से क्या फायदा होता है उसको, जो उसका नॉर्मल वेट है वो उसको वापस मिल जाता है। या बी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, ओवेरियन जो कैंसर होती है उसके रिस्क को कम करता है। डी ऑप्शन है ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज बोन स्ट्रेंथिंग, बोन स्ट्रेंथिंग को क्या करता है, ये बढ़ाता है। ये डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दोनों ही होते हैं इसमें। ये क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल वेट को भी वापस लाने में हेल्प करता है और जो ओवेरियन कैंसर हो जाती है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। बल्कि ये नहीं होता है, ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से क्या नहीं होता है, बोन स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर आवर बॉडी यूज टू मेक ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क को बनाने में कौन सा हार्मोन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए है एस्ट्रोजन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन है प्रोजेस्ट्रॉन, या फिर डी ऑप्शन है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन है जो ब्रेस्ट मिल्क बनाता है, तो राइट आंसर है इसका बी प्रोलैक्टिन हार्मोन है, वो क्या बनाता है, मिल्क फॉर्मेशन हार्मोन भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक जरूर करते रहिए। द मिल्क मेड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ एज अ सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। आपको बताना है कि उसका नाम, उस मिल्क को क्या कहेंगे जो बर्थ के तुरंत बाद क्या होता है, सीक्रेट होता है। द मिल्क मेड बाय बॉडी इन द फर्स्ट डे आफ्टर बर्थ एज अ सर्टेन नेम, व्हाट इज इट। सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लैक्टोज बोलेंगे,
बी ऑप्शन है या एसिडोफिल्स बोलेंगे, सी ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉम बोलेंगे, या डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबाव कहेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बर्थ के तुरंत बाद क्या आता है, कोलेस्ट्रॉम होता है, जिस मिल्क को क्या बोलते हैं हम, कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव, मतलब ऐसी कौन सी मदर है जिसको ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना चाहिए। हेपेटाइटिस बी है, सी है जिसको, या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, या फिर डायबिटीज है, या HIV है। तो ऐसी कौन सी मदर है जिसको क्या नहीं करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। HIV अगर से ग्रसित है कोई मदर तो उसको अपने बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए, फीड नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो उसके निप्पल्स होते हैं उसमें कई बार क्रैक आ जाता है। क्रैक की वजह से क्या होता है, जो ये आपको तो ये पता ही है कि HIV किसके थ्रू फैलता है, ब्लड के थ्रू फैलता है। तो जैसे ही मदर की जो निप्पल से क्या होगी, क्रैक होगी, तो उससे ब्लड क्या हो जाएगा, बच्चे में चला जाएगा और उससे क्या हो जाएगा, बच्चे को भी HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। तो HIV से ग्रसित मदर को क्या नहीं करवाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी चाहिए। द एवरेज वेट गेन ऑफ द बेबी एट बर्थ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं कि जो बर्थ के टाइम बेबी का एवरेज वेट कितना होना चाहिए, 2 kg, 2.5 kg, सी ऑप्शन है 3 kg या फिर 3.5 kg। आपको इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी है, लेकिन इजी में ही क्या होता है, कई बार ऑप्शन ऐसे आ जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो आपको एक्यूरेट इसकी वो पता होनी चाहिए, वैल्यू कितनी होती है एवरेज वेट ऑफ द बेबी एट द बर्थ। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आपको बताना है। 2 kg होता है, या फिर 2.5 kg होता है, या 3 kg होता है, या फिर 3.5 kg होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 2.5 kg वेट इसका होता है एवरेज एट द बर्थ। आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितने आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब तक आपको थोड़े इजी क्वेश्चन थे, लेकिन अब थोड़े क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, थोड़ा लेवल आ रहा है क्वेश्चंस का, तो आपको ये ध्यान में रखना है इन क्वेश्चंस को। आयरन रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान कितने आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑप्शन ए है आपका 1000 मिलीग्राम, 2000 मिलीग्राम, सी ऑप्शन है 3000 मिलीग्राम, या 500 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 मिलीग्राम आयरन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक एसिड रिक्वायर्ड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितने फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ऑप्शन ए है 500 माइक्रोग्राम पर डे, बी ऑप्शन है 200 माइक्रोग्राम, सी ऑप्शन है 100, या डी ऑप्शन है 300 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से उसको जरूरत पड़ेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है क्या होगा। तो ए इज द राइट आंसर, 500 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से इसकी जरूरत पड़ती है। या कई बुक्स में इसको आपको अलग वैल्यू भी इसकी मिल जाएगी, 400 माइक्रोग्राम भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो अलग अलग बुक्स में इसकी जो वैल्यूज हैं वो क्या है, थोड़ी वेरिएशंस कर रही है इसमें। तो इसको मैं आपको कंफर्म करके बताती हूँ कितने फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ेगी इसमें। वैसे जो मॉड्यूल्स दे रखे हैं इग्नू के, उसमें 500 माइक्रोग्राम ही दे रखा है इसमें। HB लेवल बिलो इज कंसिडर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, ठीक है, कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल कितने से कम हो जाता है तो हम उसको एनीमिया की कंडीशन में लेंगे। ये पिछली बार जो एग्जाम हुआ था CHO का, उसमें ये क्वेश्चंस आया था कि जो हीमोग्लोबिन का लेवल है कितना ग्राम से कम हो जाएगा तो उसको हम एनीमिया बोलेंगे। ऑप्शन ए है 11 ग्राम पर DL, बी ऑप्शन है 12 ग्राम, सी ऑप्शन है 10, या डी ऑप्शन है 14 ग्राम पर DL हो जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे, एनीमिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगर 11 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन हो जाता है तो उसको हम एनीमिया की कंडीशन में ले लेंगे। इसके बाद ये और देख लीजिए आप, अगर किसी को 11 ग्राम से ज़्यादा है हीमोग्लोबिन तो उसको कोई क्या नहीं है, एनीमिया नहीं है किसी प्रकार का। अगर 7 से 11 के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आ जाता है, और 7 से कम है तो वो क्या हो जाता है, सीवियर एनीमिया में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, ये कुछ वैल्यूज हैं तो इसको भी आप थोड़ा सा राइट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाता है जो फॉलिक एसिड की जो डोज दी जाती है
वो किस किस तरह से देते हैं इसको। एक चीज और ध्यान में रखना है आपको, जो फॉलिक एसिड है प्रेग्नेंट लेडी में देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो क्या है, एक बच्चों में जो डिजीज हो जाती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, उसको प्रिवेंट करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए प्रेगनेंसी जब भी इसको प्रोफाइलैक्सिस डोज के रूप में भी दिया जाता है फॉलिक एसिड को, और थेरेपेटिक डोज के हिसाब से भी इसको दिया जाता है, आयरन और फॉलिक एसिड को, दोनों को। तो फॉलिक एसिड तो क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकता है। तो प्रेगनेंसी अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उससे 3 महीने पहले क्या करते हैं, कई बार इसको डॉक्टर कंसीडर करते हैं कि ये वाली टेबलेट लेनी चाहिए आपको फॉलिक एसिड की, ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए। अब मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ आयरन और फॉलिक एसिड का जो कंपोजिशन दिया जाता है एनीमिया को रोकने के लिए, तो उसमें एक होती है प्रोफाइलैक्सिस डोज होती है और एक होती है थेरेपेटिक डोज। प्रोफाइलैक्सिस डोज तो इसलिए दी जाती है कि ताकि वो जो नेक्स्ट जो उसकी सिचुएशंस आती हैं, जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस टाइम जो ब्लड की जरूरत होती है, जैसे मदर को भी जरूरत होती है, फीटस को भी जरूरत होती है, 4 से 6 महीने तक जो बच्चा है बर्थ के बाद क्या नहीं बनाता है, उसका जो लीवर है वो क्या नहीं बना पाता है, हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, ब्लड फॉर्मेशन नहीं करता 4 से 6 महीने तक। तो इसलिए बच्चे को जो ब्लड की जरूरत होती है वो मदर से ही वो लेता है। तो इसलिए मदर को क्या जरूरत पड़ती है, आयरन और फॉलिक एसिड की भी ज्यादा जरूरत पड़ती है ब्लड फॉर्मेशन के लिए। तो इसलिए भी क्या दी जाती है उसको, आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट दी जाती है। इसके बाद क्या होता है कि प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो जाती है तो उस टाइम भी क्या होता है, मदर में हेमरेज वगैरह होने की चांसेज है, या फिर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको रिकवर करने के लिए भी उसको आयरन फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए क्या करते हैं, उसको आयरन फॉलिक एसिड की टेबलेट्स दी जाती है। 2 तरीके से देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस डोज दी जाती है और एक होती है थेरेपेटिक डोज। प्रोफाइलैक्सिस जो डोज देते हैं वो क्या होता है, जब एनीमिया कंसिडर नहीं होता है, उसको एनीमिया नहीं है, तो ये सारी जो कंडीशंस होती है जो भी मैंने बताई आपको, उसको रोकने के लिए प्रोफाइलैक्सिस डोज दी जाती है। लेकिन जो थेरेपेटिक जो डोज होती है वो दी जाती है जब उसको एनीमिया हो चुका होता है, तब क्या करते हैं, उसका इलाज करने के लिए थेरेपेटिक डोज देते हैं आयरन फॉलिक एसिड की। तो प्रोफाइलैक्सिस जो डोज है वो कितने देते हैं, इसमें देते हैं 100 मिलीग्राम आयरन होता है, और जो टेबलेट होती है आयरन फॉलिक एसिड की जो टेबलेट होती है उसमें 100 मिलीग्राम आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। उसको दे जाते हैं 100 डेज तक, एक दिन में एक टेबलेट ली जाती है। इसके बाद इसको जो स्टार्ट करते हैं उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसके बाद कर देनी चाहिए। 14 से 16 वीक का जो गैस्ट्रेटिस पीरियड होता है उसमें क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसमें जो प्रेग्नेंट वुमन होती है उसको नोजिया वॉमिटिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है उसके बाद इसको स्टार्ट करनी चाहिए। थेरेपेटिक डोज में कितने देते हैं, 200 टैबलेट्स देते हैं, 2 टैबलेट रोज की देते हैं, सुबह और शाम। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखनी है। एडिशनल कैलोरीज आर रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है एडिशनल, ठीक है, तो ये बताना आप 600 किलो कैलोरी पर डे, बी ऑप्शन है 700, या सी ऑप्शन है 200, या डी ऑप्शन है 100 किलो कैलोरी पर डे जरूरत पड़ेगी एडिशनल, अतिरिक्त, ठीक है। जो मेन जो कैलोरीज की जरूरत पड़ती है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा और कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है वो बताना आपको। कहीं ये मत समझना था कि प्रेगनेंसी में 600 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है। अगर क्वेश्चन इस तरह से आया, अगर ये आप करके आएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसको 2000 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, 2000 किलो कैलोरी की नॉर्मल उसको जरूरत पड़ती है, लेकिन जो प्रेगनेंसी है उसमें 600 किलो कैलोरी और अतिरिक्त कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी, तो टोटल कितनी कैलोरी हो गई, 2600 किलो कैलोरी हो जाती है। इस तरह से अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा में जो जरूरत पड़ेगी वो कितनी होती है, 600 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से उसको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा में। द RDA फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज, लैक्टेशन के दौरान उसको कितने एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। एक जो लैक्टेशन मदर है, जो मदर फीड करवाती है, उसको एनर्जी और प्रोटीन कितनी जरूरत पड़ेगी आपको बतानी है, आपको कितनी। तो ए ऑप्शन है 600 किलो कैलोरी या 75 ग्राम, या फिर 800 से 60 है, ये कैलोरीज है, और इधर मैंने क्या लिखा है, प्रोटीन है। तो 600 किलो कैलोरी एनर्जी है या 75 प्रोटीन है, 80 एनर्जी है या फिर 60 इसकी क्या है, प्रोटीन है। 500 क्या है इसमें एनर्जी और 50 क्या है इसमें प्रोटीन है। डी ऑप्शन है 400 इसमें एनर्जी है और 40 इसमें क्या है, प्रोटीन की जरूरत है।
लैक्टेशन मदर को कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी और प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताना है। तो जो लैक्टेशन मदर होती है उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है कंपेरिजन टू द प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में मैंने बताया था आपको 500 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, जबकि जो लैक्टेशनल मदर है उसको 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, या एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, एक्स्ट्रा किलो कैलोरी भी कह सकते हैं इसको। तो 600 किलो कैलोरी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और 75 ग्राम इसको प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्रोटीन तो दोनों को सेम ही रहता है प्रेगनेंसी में भी और लैक्टेशन में, बट जो एनर्जी है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो उसमें क्या होती है, प्रेगनेंसी में 500 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है और लैक्टेशन में क्या होती है 600 किलो कैलोरी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मदर क्या करती है बच्चों को फीड कराती है तो उससे उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो उसको एनर्जी की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन फैसिलिटेट द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम एल्वेलाई। एल्वेलाई से जो ब्रेस्ट निपल है उससे मिल्क को इजेक्ट करने के लिए, मिल्क को बाहर निकालने के लिए कौन सा हार्मोन की जरूरत पड़ती है? कौन सा हार्मोन है जो मिल्क को रिलीज करता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीटोसिन, बी ऑप्शन है प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन है बोथ, या डी ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, मिल्क को रिलीज करता है, बल्कि जो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है, अभी मैंने बताया था आपको, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो क्या होता है, मिल्क को बनाता है, मिल्क को प्रोडक्शन करने का काम करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हार्मोन में क्या क्या डिफरेंस है? ऑक्सीटोसिन तो क्या करता है, मिल्क को रिलीज करता है, इजेक्शन करता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क को बनाता है। आयरन रिक्वायर्ड इन लैक्टेशन, लैक्टेशन जो मदर है उसमें कितनी आयरन की जरूरत पड़ेगी? 20 मिलीग्राम, 30, 35 या 25? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 21 मिलीग्राम इसको आयरन की जरूरत पड़ेगी। रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिटेड ऑफ फूड इन कम्युनिटी इज नोन एज। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या होता है कि कोई कोई कम्युनिटी ऐसी होती है जहां पर क्या होता है कि फूड रेस्ट्रिक्शंस होता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ठीक है, इससे ये हो जाएगा प्रेगनेंसी में, या फिर प्रेगनेंसी के बाद जब मदर को फूड दिया जाता है तो उसको किस तरह के प्रोहिबिटेड हो जाते हैं, उसको मनाही रहती है, या फिर उनको मना कर देते हैं कि आपको इस तरह का फूड नहीं लेना है, घी ज्यादा नहीं लेना है, या फिर घी ज्यादा खाना है। कईयों का होता है ना प्रेगनेंसी के बाद में क्या बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं उनके लिए अच्छी से, ठीक है, और जो फूड्स वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रोहिबिटेड कर देते हैं, मना कर देते हैं कईयों को। तो ऐसा जो होता है कम्युनिटी में उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है फूड ताबूज बोलते हैं, या फूड पैरामिड बोलते हैं, या फिर फूड एडल्ट्रेशन बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दी अबाव कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है, आपको समझ में आ गया क्वेश्चन क्या बताया मैंने, तो इसको बोलते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फूड ताबूत बोलते हैं। तो कई कम्युनिटीज होती हैं, कई सोसाइटीज भी होते हैं कि उनके जो सोसाइटी है उसमें पर्टिकुलर यही फूड खाया जाएगा, ठीक है। किसी के में ये रहता है कि उनको क्या नहीं खाना, जैसे दालें वगैरह है, या फिर कोई राइस वगैरह है उनको, जैसे साउथ इंडियन में चले जाओ तो उनका ये रहता है कि हमें तो केवल क्या खाना है, केवल चावल ही चावल खाना है और फूड नहीं खाना है। तो इस तरह का जो फूड का एक क्या बन जाता है, कस्टम जैसा बन जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फूड ताबूज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अकर ड्यू टू लैक ऑफ। जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है वो किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन ए है फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होता है, बी ऑप्शन है आयरन की कमी से, या फिर सी ऑप्शन है प्रोटीन की कमी की वजह से, या फिर फैट की कमी की वजह से होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो क्या होता है, क्या तरीके से कंजेनाइटल डिजीज है बच्चों में। इसमें जो स्पाइनल बाइफेडा भी इसको बोलते हैं, जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है उसका पूरी तरह से क्या नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो ऐसी जो डिजीज होती है चिल्ड्रंस में, न्यूबॉर्न्स में, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो वो किसकी कमी की वजह से होती है? फॉलिक एसिड की कमी की वजह से होती है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो होगा
न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट, चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड एल्डरली। ठीक है, इनमें जो न्यूट्रिशंस है किस तरह से देंगे, कितनी मात्रा में इनको जरूरत पड़ेगी, वो हम अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट हमारा जो वीडियो है उसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में भी बताएं इसको। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट अपने वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।